नो हेलो किड्स, आज हम हिस्ट्री का लेसन 1, ये कह सकते हैं सोशल स्टडी का लेसन 1 का 5th पार्ट शुरू करेंगे। पेज नंबर 9। सबसे नीचे आप देखिए पेज नंबर 9 पर, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, फैलाव। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग देयर सॉवरेनिटी ओवर बंगाल, द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स द साउथ। बंगाल में अपनी प्रभुता स्थापित करने के बाद उनका ध्यान साउथ की ओर गया। किनका? ब्रिटिश का। देयर वर 3 मेजर पावर्स इन द साउथ। साउथ में 3 शक्तियां थी, प्रमुख शक्तियां थी। द मराठास, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली इन मैसूर। एक था मराठास, दूसरा था निजाम ऑफ हैदराबाद और तीसरा था हैदर अली इन मैसूर। It became imperative for the British to keep those powers divided and win the Nizam to their sides। और ये बात अंग्रेजों के लिए प्रेरणादायी हुई, इंपेरेटिव हुई कि भाई वो अपना पावर, जो इन 3 पावर्स को अगर डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें और निजाम को अपनी साइड में ले लें। द एंग्लो मैसूर वार। अब हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार, अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ वो। द रूलर ऑफ मैसूर वादियर हैड बिकम वीक। मैसूर का जो शासक था वादियर, वो कमजोर हो गया था। हैदर अली वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मैसूर आर्मी। और हैदर अली जो था वो मैसूर आर्मी का कमांडर है, चीफ था, आर्मी का कमांडर था, प्रमुख था वो। ही वॉज ब्रिलियंट जनरल एंड श्रेव्ड डिप्लोमेट। वो एक शानदार जनरल था और एक चालाक तानाशाही भी था, मतलब डिप्लोमेटिक व्यक्ति भी था वो। ही यूजर्प्ड द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर। और उसने क्या गैर कानूनी रूप से, मतलब यह कह सकते हैं राजगद्दी को हथियाया और अपना शासन स्थापित कर दिया। कहां पर? मैसूर पर। द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हैदर अली। और हैदर अली के बढ़ते हुए शक्ति से, प्रभाव से, पावर से अंग्रेज लोग चिंतित थे। 4 wars were fought for supremacy between the British and Mysore state between 1767 to 1799। और 1767 से लेकर 1799 तक अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए। द फर्स्ट वार वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पहला युद्ध लड़ा गया। हैदर अली won the war and forced the British to sign a treaty। इसमें हैदर अली की जीत हुई और उन्होंने अंग्रेजों को एक संधि पर साइन करने के लिए फोर्स करे, मजबूर किया। By this treaty, both the sides returned the prisoners of war and conquered territories and promised to help each other when attacked by a third party। अब उस ट्रीटी के अंतर्गत क्या हुआ? दोनों ने युद्ध में जो कैदी थे उन दोनों को वापस भेज दिया अपने अपनी जगह पर। और जो जितनी भी टेरिटरीज थी उनको, जिनको जीता था उनको वापस अपने अपने टेरिटरीज अपने को उनको दे दी। और उन्होंने इस बात का भी प्रॉमिस किया, इस बात का भी वादा किया, वचन किया कि भाई अगर कोई तीसरी शक्ति हम पर अटैक करेगी तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। बट द ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर साइड ऑफ द पैक्ट। लेकिन जो पैक्ट था, दोनों के बीच में जो पैक्ट हुआ था, जो संधि हुई थी, तो ब्रिटिश की जो जवाबदारी थी, उनकी जो साइड थी, उन्होंने उसको बरकरार नहीं रखा, यानी कह सकते हैं उसका उन्होंने पालन नहीं किया। This resulted in the second English Mysore War, in which the French company helped हैदर अली। और जब अंग्रेजों ने अपनी साइड को बरकरार नहीं रखा, उन्होंने साइड का पालन, जो उन्होंने बात की रखी थी उसका उन्होंने पालन नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि सेकंड वार हुआ इंग्लिश और मैसूर के बीच में। वर्ल्ड वार नहीं, सेकंड वार, जो दूसरा युद्ध किसके? इंग्लिश और मैसूर के बीच में हुआ, जिसमें क्या हुआ? फ्रेंच कंपनी ने हैदर अली की मदद की। फ्रेंच कंपनी ने हैदर अली की मदद की। हैदर अली's death, after हैदर अली's death, his son टीपू सुल्तान carried on the war। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान, उसका जो बेटा था, उसने वार को जारी रखा, आगे बढ़ाया।
अल्टीमेटली अ पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान, और अंततः टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में एक शांति संधि पर सिग्नेचर और हस्ताक्षर हुए। उन दोनों के बीच में एक शांति संधि हुई कि भाई हम युद्ध न लड़ेंगे और शांति रखेंगे। टीपू डिसलाइक द इंग्लिश, ही ट्रेंड हिज आर्मी इन द यूरोपियन स्टाइल टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब देखो, जो टीपू सुल्तान था उसको अंग्रेज लोग पसंद नहीं थे। उन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेन किया और उन्होंने क्या किया, आर्मी इन द यूरोपियन स्टाइल, तो अंग्रेजों को किस स्टाइल में, अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में उन्होंने अपनी आर्मी को तैयार किया ताकि वो अंग्रेजों को देश से बाहर कर सके। Having known the intention of टीपू सुल्तान, the British declared the third Anglo-Mysore War। और टीपू सुल्तान के इरादे को भांपकर, इरादे को जानकर अंग्रेजों ने क्या किया, तीसरा युद्ध घोषित कर दिया। किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में। The Nizam and Marathas were on the side of the English, so Tipu had to fight it alone। अब जो निजाम और मराठास थे वो किसकी साइड में थे, अंग्रेजों की साइड में थे, इसलिए टीपू सुल्तान को अकेले ही युद्ध करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ी। He was defeated by the British, he was defeated by the British, वह ब्रिटिश के द्वारा हार गया। वो ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। According to the treaty, टीपू had to give away the most important part of his territory, और उस ट्रीटी के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने क्षेत्र के बहुत सारे भाग अंग्रेजों को देना पड़े। टीपू अगेन ट्राइड टू स्टेब्लिश हिज पावर। हार के बाद टीपू ने फिर से अपने शक्ति को, अपने शासन को स्थापित करने के लिए कोशिश की। ही सेंट हिज एनवॉयज टू अरेबिया, काबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस एंड मॉरिशस टू अपील फॉर हेल्प। अब क्या किया टीपू सुल्तान ने, अपने राजदूत को अरेबिया, काबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस और मॉरिशस भेजा ताकि उसको मदद मिल सके। भाई इस हिसाब से उन्होंने राजदूत को भेजा ताकि उनकी मदद टीपू सुल्तान को मिल सके। एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ द इंग्लिश कंपनी वाज लॉर्ड वेलेस्ली, और उस समय अंग्रेज कंपनी का जो जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। In accordance to his policy of expansion, he declared the fourth Anglo-Mysore War। और उसकी जो पॉलिसी थी अपने राज्य का विस्तार करने की, उसके अंतर्गत उसने क्या किया, चौथा मैसूर एंग्लो वार को घोषित कर दिया कि भाई चौथा युद्ध होगा। टीपू was besieged in his capital where he met a martyr's death and the British captured Mysore। टीपू सुल्तान को उसकी राजधानी में क्या हुआ, कैद कर दिया गया और वहां पर वो शहीद हो गया और अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। द एंग्लो मराठा वार्स, द एंग्लो मराठा वार्स। मुंबई वॉज द वेस्टर्न इंडियन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड। मुंबई जो था अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था। कौन सा केंद्र था, पश्चिमी व्यापारिक केंद्र था वो। बट द सराउंडिंग एरियाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास, ड्यू टू विच द ब्रिटिश वर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल। लेकिन क्या हुआ कि उसके आसपास के जो एरिया थे वो किसके कंट्रोल में थे, मराठास के कंट्रोल में थे, इसलिए अंग्रेज उसको अपने कब्जे में या अपने कंट्रोल में नहीं कर सके। आफ्टर मैसूर द मराठास वर द ओनली पावर लेफ्ट टू चैलेंज द ब्रिटिश अथॉरिटी। और मैसूर के बाद मराठाई केवल एक मात्र शक्ति बची थी जो ब्रिटिश पावर को चैलेंज कर सके, उसको ललकार सके। द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास। और अंग्रेज लोग क्या, मराठास के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, और दुर्भाग्य से पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि कब लड़ा गया, 1761 में, द मराठास पावर वाज क्रश्ड बाय अब्दाली। अब्दाली ने मराठा शक्ति को क्रश्ड कर दिया, उसको कुचल दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द एबल मराठा रूलर माधव राव, रघुनाथ राव एंड द अंकल ऑफ द माइनर रूलर स्टेक्ड हिज क्लेम फॉर द थ्रोन। आप देखिए, एबल मराठा रूलर माधव राव, रघुनाथ राव और के माधव राव, रघुनाथ राव, द अंकल ऑफ द माइनर रूलर स्टेक्स हिज क्लेम। एक मिनट, चूक रहे हैं अपन। आफ्टर द डेथ ऑफ द एबल मराठा रूलर, जो योग्य मराठा रूलर था उसकी मृत्यु के बाद माधव राव, रघुनाथ राव
द अंकल ऑफ द माइनर रूलर स्टेक्ड हिज क्लेम फॉर द थ्रोन। तो माधव है ना, रघुनाथ राव और इन्होंने क्या किया, उस राज सिंहासन के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। नाना फडणवीस एंड अदर मराठा सरदार्स, द भोसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड द होलकर्स डिड नॉट सपोर्ट हिम। लेकिन जो दूसरे मराठास थे जैसे कि नाना फडणवीस और भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, उन्होंने उसकी मदद नहीं की। रघुनाथ राव इंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश, और उससे क्या हुआ, रघुनाथ ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, एंड गॉट देयर सपोर्ट, और उनका सहयोग प्राप्त किया। इन दिस वे द ब्रिटिश गॉट अ चांस टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास, और इस प्रकार से अंग्रेजों को मराठास के आंतरिक मामलों में दखल करने का मौका मिल गया। In 1775 the first Anglo-Maratha war was fought। 1775 में पहला एंग्लो मराठा वार युद्ध लड़ा गया। This war remained indecisive as all the Maratha powers fought unitedly and for nearly 20 years peace was maintained। अब ये जो वार था ये क्या हुआ, इसका कोई परिणाम नहीं आया क्योंकि मराठास पावर जो थे वो एकजुट होकर लड़े, है ना, और फॉर नियरली 20 years पीस वाज मेंटेन्ड, और 20 साल की शांति को मेंटेन किया गया। द सेकंड एंग्लो मराठा वार, दूसरा एंग्लो मराठा वार। It was fought during the reign of Lord Wellesley when the contemporary Maratha ruler Bajirao Peshwa II had already signed a pact with the British। और ये कब लड़ा गया, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लड़ा गया। और कब, जब उनके जो समकालीन जो मराठा रूलर थे बाजीराव पेशवा सेकंड, जिसने ऑलरेडी किया पहले से ही अंग्रेजों के साथ एक संधि पर साइन कर लिए थे, एक पैक्ट पर साइन कर लिए थे। इन ऑर्डर टू एक्वायर द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश ही हैड एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, और अंग्रेजों की मदद प्राप्त करने के लिए उसने जो भी संधि के जितने भी टर्म्स थे, जितने भी कंडीशंस थी, उन्होंने स्वीकार कर ली। द पावरफुल मराठा चीफ द भोसले एंड सिंधिया डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1803 टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। अब जो पावरफुल मराठा चीफ थे, कौन कौन, भोसले और सिंधिया, इन्होंने क्या किया, 1803 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक वार घोषित कर दिया। कहीं के लिए, टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को मेंटेन कर सके। Both of them were defeated and were left with no other alternative but to enter into separate treaties with the British। अब क्या हुआ, भोसले और सिंधिया दोनों क्या हुआ, उनको हार का सामना करना पड़ा, और उनके पास अलग, अंग्रेजों के साथ अलग से ट्रीटी या संधि के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन द बिगिनिंग द होलकर रिमेन्ड aloof but soon they also fought against the ब्रिटिश टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। और आखिरी में फिर होलकर भी क्या हुआ, अपने इंडिपेंडेंस के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ा उन्होंने, यह लड़ाई की। द रूलर ऑफ भरतपुर राजस्थान हेल्प्ड हिम, और फिर उसकी मदद की किसने की, भरतपुर जो कि राजस्थान में है, उसके शासक ने उनकी मदद की। Although the British forces were able to defeat the Holkars, they were unable to defeat Bharatpur and ultimately signed a pact with the ruler of Bharatpur। हालांकि जो ब्रिटिश फोर्स थी वो होलकर को हराने में सक्षम थी, बट दे वर अनेबल टू डिफीट भरतपुर, लेकिन वो भरतपुर को हराने में अनेबल थे, अयोग्य थे। एंड अल्टीमेटली साइंड पैक्ट विद द रूलर ऑफ भरतपुर, और अंततः उन्होंने क्या किया, भरतपुर के शासक के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, ये संधि की उनके साथ। द थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वार, तीसरा और अंतिम मराठा एंग्लो वार। एंग्लो मतलब अंग्रेजों के, अंग्रेजों और मराठा के बीच। इट वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये किसके शासनकाल में लड़ा गया, तीसरा एंग्लो मराठा वार, लॉर्ड हेस्टिंग के, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1817 से 1818 तक हुआ। द पेशवा हैड ऑलरेडी साइंड सब्सिडरी अलायंसेस विद द ब्रिटिश, बट इन 1817 द ब्रिटिश रेसिडेंट स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द पेशवा टू साइन अ न्यू सब्सिडरी अलायंस। अब क्या होता है कि पेशवा ने क्या किया, पहले से एक सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर लिया, तो ये एक सब्सिडरी अलायंस के संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर स्वीकार कर ली थी ब्रिटिश के साथ। लेकिन क्या हुआ, 1817 में
ब्रिटिश रेसिडेंट स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द पेशवा, अंग्रेजों ने पेशवा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, काहे के लिए? एक नई सब्सिडरी अलायंस संधि पर साइन करने के लिए। द पेशवा बाजीराव सेकंड, एंगर्ड बाय द कंटिन्यूस इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन देम। अब पेशवा बाजीराव सेकंड जो था वो अंग्रेजों से क्या था? नाराज था, क्रुद्ध था। क्यों? क्योंकि लगातार उनको दबाव डाल रहे थे। द भोसले एंड होलकर आल्सो डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब तो फिर पेशवा ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसके साथ ही भोसले और होलकर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। द ब्रिटिश डिफीटेड द होलकर्स, द भोसलेस एंड द पेशवास इन द सेपरेट वार्स। और अलग अलग युद्धों में अंग्रेजों ने होलकर्स को, भोसलेस को और पेशवा को हराया। A portion of the Peshwa's territory was given to the descendants of Shivaji at Satara and the rest was acceded to the British Empire. और जो पेशवा टेरिटरी का जो एक भाग जो था वो किसको दिया? शिवाजी के जो उत्तराधिकारी उनको दिया सतारा में, और जो दूसरा भाग, बाकी का जो भाग था वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। द अदर मराठा चीफ्स भोसले, होलकर, सिंधिया एंड द गायकवाड़ वर ब्रॉट अंडर द सुजनिटी ऑफ द ब्रिटिश। और जो दूसरे मराठा चीफ जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, ये सभी किसके अंडर में आ गए? ब्रिटिश के। Thus, after defeating the Marathas, the British became a paramount power in India. और मराठा को हराने के बाद अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए। लॉर्ड वेलेस्ली was appointed the governor. लॉर्ड वेलेस्ली was appointed the governor. अब लॉर्ड वेलेस्ली को क्या गवर्नमेंट अपॉइंट किया गया? जनरल ऑफ इंडिया in 1798 and he started consolidating the British Empire in India. और उसने क्या किया? ब्रिटिश पावर को, ब्रिटिश एम्पायर को भारत में मजबूत किया। He decided to bring as many Indian states as possible under British rule. और उसने ये डिसाइड किया कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश शासन में लाए, उसमें मिलाए। He began to align Indian states with company by war and treaty. He brought Mysore and Marathas under company control by waging war. वेजिंग वार के द्वारा वो मैसूर और मराठास को कंपनी के कंट्रोल में लाया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग and Lord Dalhousie played a vital role in the expansion of British rule in India. और भारत में ब्रिटिश रूल का विस्तार करने में लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग्स एंड लॉर्ड डलहौजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। By this subsidiary alliance, और इस सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली brought several states under the control of the company. लॉर्ड वेलेस्ली ने अलायंस के अंतर्गत क्या किया? कई स्टेट्स को कंपनी के यानी कि अंग्रेजों के अंडर में या उनके नियंत्रण में लिया। The following were the silent features of the subsidiary alliance. और subsidiary alliance के कुछ फीचर्स ये हैं। Under the subsidiary alliance system के अंतर्गत the ruler of the Indian state was compelled to accept the permanent stationing of the British force within his territory. अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? एक तो द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय स्टेट के जो शासक थे उनको मजबूर किया गया। कहीं के लिए मजबूर किया गया? टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी, कि भाई ब्रिटिश जो फोर्स है उसकी जो टेरिटरी है वहां पर वह रहेगी परमानेंट। द रूलर हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फोर्स, और फोर्स के मेंटेनेंस के लिए शासक को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा कि भाई इतना आपको देना है। और उसके साथ ही आर टू प्रोवाइड अ टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू द कंपनी, या कंपनी को टेरिटरी का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा या टेरिटरी देना पड़ेगी। टेरिटरी माने क्षेत्र। द इंडियन रूलर हैड टू कीप एट हिज कोर्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर, और एक इंडियन रूलर को क्या करना पड़ेगा? सहायक संधि के अंतर्गत उनके ऑफिस में
ब्रिटिश रूलर को रखना पड़ेगा, हु कुड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ स्टेट, और जो कि क्या कर सकेगा, स्टेट्स के जो मामले हैं, जो भी कार्य है, उनको वो देखेगा। कौन? ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर। दिस सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन स्टेट्स, और यह सिस्टम भारतीय राज्यों को सुरक्षा देने के हिसाब से स्थापित किया गया था। बट इनफैक्ट इट वाज अ वायलेशन ऑफ देयर फ्रीडम, लेकिन सच तो यह है कि वह उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन था। दिस वाज अ वेब एज वन हु एग्रीड टू हिज अलायंस, इट्स फेट वाज सील्ड परमानेंटली। दिस वाज अ वेब एज वन हु एग्रीड टू हिज अलायंस, और इसमें क्या था कि अगर मान लो कोई उसके अलायंस को स्वीकार करता है, और उससे क्या हुआ कि इट्स फेट वाज सील्ड परमानेंटली इन ब्रिटिश प्लॉट, और उनका भाग्य अंग्रेजों के प्लॉट में परमानेंटली क्या हो गया, वो सील्ड हो गया, बंदी हो गया। हैदराबाद एंड अवध वर प्रोमिनेंट इंडियन स्टेट्स हु कंसिडर्ड टू सब्सिडरी अलायंस। हैदराबाद और अवध जो कि प्रमुख भारतीय राज्य थे, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया। पेशवा इन 1803, मतलब कि पेशवा ने 1803 में, एंड सिंधिया एंड भोसले कंसिडर्ड टू सब्सिडरी अलायंस लेटर, और उसके बाद में सिंधिया और भोसले ने भी उसको स्वीकार कर लिया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।